नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है लिंग असमानता, यानी जेंडर इन इक्वालिटी। याद रखना, लिंग असमानता के पीछे क्या कारण है, इनके परिणाम क्या है, ठीक है ना? किस तरीके से हम इनको दूर कर सकते हैं, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप जानते हो। आज की क्लास में जो लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आए हैं ना, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हर साल ये जेंडर गैप रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ना, इसके आधार पर भारत की क्या पोजीशन है, 4 क्षेत्रों में ये वर्गीकृत है ये रिपोर्ट। और जो 4 क्षेत्र है ना, उनका अध्ययन करता है कि किस क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से पीछे हैं। ठीक है, तमाम आंकड़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हमने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा की थी, जिसमें पता होना चाहिए कि पहले नंबर पर था डेनमार्क, है ना। लेटेस्ट आंकड़े काम में लिए थे उस क्लास में, और ये जो क्लास है ना, इसमें भी हम बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े काम में लेंगे। पढ़ाया तो क्या ही पढ़ाया जब सिंपल पढ़ाया, ठीक है ना। पढ़ाया तो क्या ही पढ़ाया जब सिंपल पढ़ाया, इसीलिए पढ़ाओ भारी भरकम। अभी एक मैडम से बात कर रहा था मैं, ठीक है ना, और उससे पहले एक बहुत बड़े विशेषज्ञ से भी बात हुई थी जो रिटायर्ड प्रोफेसर है। वो मुझे अपने अनुभव बता रहे थे। वो जो कई आयोगों में पेपर बनाने का काम भी किया है उन्होंने। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि सर, जब आप पेपर बनाते हो तो ये प्रश्न कहाँ से लेते हो। उन्होंने कहा कि मार्केट में ये जो किताबें चलती है ना, जिन्हें आप गाइड कहते हो, हमें तो पता भी नहीं रहता कि कौन सी गाइड है। हम ऑथेंटिक सोर्स पे जाते हैं, जो मेन स्रोत होता है, और वहाँ से हम प्रश्न बनाते हैं। तो आज की जो क्लास है ना, ये मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से तैयार की है, ठीक है। देखिए, ये जो विश्व आर्थिक मंच है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो विश्व आर्थिक मंच है ना, इसकी स्थापना हुई थी भाई साहब 29 जनवरी 1971। 29 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है ना, ये प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। लिख देता हूँ, जिनेवा है ना, जो कहाँ है प्रमोद? स्विट्जरलैंड में, है ना। ये हर साल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। मतलब ये यह बताने का प्रयास करता है कि किस देश में महिलाओं की स्थिति क्या है। ध्यान रखना, इसमें टोटल, जैसे हम भ्रष्टाचार वाली बात करें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसमें जो टोटल देशों की लिस्ट निकाली जाती है वो है 180, और इसमें से जो टोटल देशों की लिस्ट निकाली जाती है ना, वो है भाई साहब 148। ठीक है। अभी अगर मैं लेटेस्ट रिपोर्ट की चर्चा करूं 2025 की, तो ध्यान रखना, 2025 में जो भारत का स्थान था ना, वो था 131वां। ठीक है। और वहीं अगर मैं 2024 की चर्चा करूं, तो 2024 में भारत का स्थान था 129वां। यानी आप यूं समझ सकते हो कि कोई क्लास है, उसमें 148 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। जो पहले नंबर पर है वो सर्वश्रेष्ठ है, और जैसे जैसे वो पीछे जाता जाएगा, उसकी सर्वश्रेष्ठता में कमी आती जाएगी। तो मतलब यूं कह सकते हैं कि 2029 में भारत की अच्छी पोजीशन थी 2025 के मुकाबले। 2025 में तो 131वां स्थान,
और 2024 में 129वां स्थान। ठीक है ना। हाँ, अगर मैं स्कोर की चर्चा करूं तो याद रखें 2025 में जो भारत का टोटल स्कोर था ना, वो भाई साहब टोटल स्कोर था 0.44। ठीक है। और जिसके बाद में 2024 में जो भारत का स्कोर था वो था 0.641। यानी यूं कह सकते हैं कि 2025 में भारत ने अपने स्कोर को सुधारा है। फिर आप यूं कहोगे कि 2025 में कोई डाउट? 2025 में जब स्कोर सुधरा है तो भारत की जो रैंकिंग है ना वो डाउन कैसे आई है? तो यहाँ पर ये दूसरे देशों के प्रदर्शन पे निर्भर करता है कि भारत के मुकाबले जो दूसरे देश है ना उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस किया है, इसीलिए भारत अच्छे नंबर लाकर पीछे चला गया। अच्छे नंबर तो क्या ही आए हैं, कितना सा अंतर रहा है, 0.3 का ही तो अंतर रहा है ना। और ध्यान रखना यहाँ पर ये जो स्कोर दिया जाता है ना ये 0 से 1 के बीच में दिया जाता है, ये जो रिपोर्ट आती है। मतलब ध्यान रखना, एक में से अगर किसी ने 1 नंबर प्राप्त किया है तो मतलब पूरी तरीके से लैंगिक समानता स्थापित हो गई है। और ध्यान रखना जिसने 0 नंबर प्राप्त किया है 1 में से, वहां पर पूरी तरीके से लैंगिक असमानता है। ठीक है, मुद्दा यही है, इसको मैं और आसान बता दूं। हालांकि ये पता है कंसेप्चुअल प्रश्न बनता है। कंसेप्चुअल प्रश्न इसलिए बनता है कि पूछ लेगा कि ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसके संदर्भ में कौन सी बातें आ सकते हैं। क्या यह स्कोर 1 में से दिया जाता है? बिल्कुल 1 में से दिया जाता है। ठीक है ना। और जिसके बाद में 2024 में भारत का जो स्कोर था वो 0.641 था और 2025 में 0.644 था। ठीक है ना। देखो साहब, जैसा कि मैं चर्चा कर चुका कि भारत का स्थान 2025 में 148 देशों में 131वां स्थान है और 2024 में कौन सा था? 129वां था। ठीक है ना। यहाँ पर ये लिख भी रखा है कि भारत की स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन दूसरे देशों ने भारत से अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए भारत रैंकिंग में पीछे चला गया। हाँ, अब बात ये निकल कर आती है कि गुरुजी ये जो आप बता रहे हो ना 0.644, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में? जैसे साथियों हम यहाँ पर इसको 644 मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 644। ठीक है ना। अब 1000 में से जब हम 644 घटाते हैं तो कितना बचता है प्रमोद? 356। यही है ना। 1000 में से जब हम 644 घटाएंगे जब बचेगा 356। यानी अभी भी महिलाएं हैं ना वो 356 नंबर पीछे हैं पुरुषों से। पुरुष तो पूरा यहाँ पर एक है, इसको इस तरीके से समझें, क्योंकि ये तुलना किससे की जा रही है? पुरुष से की जा रही है। अब जो पुरुषों का जो टोटल नंबर है ना वो टोटल नंबर पुरुषों का 1 है। 1 का मतलब हम यूं कह सकते हैं कि पुरुषों का जो टोटल नंबर है वो 1000 है। अब महिलाओं ने कितना प्राप्त किया? 644 नंबर प्राप्त किया, इसीलिए महिलाएं कितना पीछे हैं? 356 पीछे हैं। आ गया समझ में? ये होता है इसका मतलब यहां पर ये लिख रखा है कि अभी भी 35.6% लैंगिक असमानता बनी हुई है। ठीक है, ये है इसका मतलब, है ना। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, मजे से पढ़ा करो। ठीक है। ये है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मैंने 2025 की जब रिपोर्ट देखी तो 350 पेज का पीडीएफ था। अब उसको समराइज करना, आंकड़े वेरीफाई करना, ठीक है ना, ये बहुत मुश्किल होता है। फिर जिसके बाद में आगे बढ़े, हाँ देखो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी, लेकिन 2006 से प्रतिवर्ष
ये है ना लैंगिक अंतराल सूचकांक प्रस्तुत करता है, ये जारी करता है ना। ये 4 क्षेत्रों के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और उनके अवसर, इसमें कितना परसेंट है हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसके बाद में महिलाओं की शैक्षणिक उपलब्धि, इस पर अध्ययन करता है, एक फील्ड ये हो गया। जिसके बाद में स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, और जिसके बाद में राजनीतिक सशक्तिकरण। प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये जो लैंगिक अंतराल सूचकांक है उसके 4 प्रमुख एरियाज कौन कौन से हैं जिनका वो अध्ययन करता है। तो पहला जो एरिया निकल कर आता है वो निकल कर आता है आर्थिक भागीदारी, यानी आर्थिक क्षेत्र। दूसरा जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है शैक्षणिक क्षेत्र। तीसरा निकल कर आता है वो हेल्थ सेक्टर, यानी स्वास्थ्य क्षेत्र। ठीक है, और जो चौथा निकल कर आता है ना वो पॉलिटिकल, यानी राजनीतिक क्षेत्र है। ठीक है, आ गया समझ में। और जैसा कि मैंने कहा कि जो प्रत्येक एरिया होता है 0 से 1 के बीच में नंबर दिए जाते हैं। 1 का मतलब होता है पूर्ण बराबरी। अब ये बात भी निकल कर आती है कि इन 4 क्षेत्रों में जो सबसे ज्यादा समानता है ना, सबसे ज्यादा जो स्कोर है वो कौन से क्षेत्र में है? वो शैक्षणिक क्षेत्र में है। 97% के आसपास है, हम आगे चर्चा करेंगे। केवल ही शिक्षा का ऐसा क्षेत्र है जिसमें लगभग महिलाएं पुरुषों के बराबर है। ठीक है, जिसके बाद में आगे बढ़े है ना, ये याद कर लेना। ठीक है, इसको आप याद करिएगा। फिर जिसके बाद में हाँ, जो 2025 की रिपोर्ट आई है ना, ये जो जेंडर गैप इंडेक्स आया है, इसमें क्या है देखो, आर्थिक क्षेत्र में जो भारत ने भागीदारी प्रस्तुत की है ना, वो भाई साहब 40.7%। 40.7% का मतलब हम यूं कह सकते हैं कि मोटा मोटी अभी 60% महिलाएं पीछे हैं। मतलब यहां पर 100 में से ये घटा दो आप 40.7। ठीक है ना। तो आर्थिक क्षेत्र में जो समानता का प्रतिशत है या जो भागीदारी है महिलाओं की वो 40.7% है। अगर हम आय की चर्चा करें तो यहाँ पर सुधार हुआ है। ठीक है ना, ये जो है ना 28.6% पहले था, अब ये घटकर कितना हो गया है 29.9%। ठीक है ना, यानी पहले इसको अगर हम मोटा मोटी माने तो पहले कितना था 28%, यानी पहले जो महिलाएं थी ना उनको 72% जो खाना पूर्ति थी या 72% जो स्पेस था ना वो पूरा करना था। यानी यूं कह सकते हैं कि 72% महिलाएं पीछे थी। फिर जिसके बाद में ये 29 हो गया, 29.9 है तो हम इसको 30 ही मान लेते हैं। तो अब हम यूं कह सकते हैं कि अब 70 महिलाएं पीछे हैं। तो यानी आर्थिक क्षेत्र में सुधार हुआ है। यहां पर मान लेते हैं तो ये वर्बली है, आंकड़े तो यही याद करना, ये तो मैं क्या समझाने के लिए कह रहा हूं कि मान लेते हैं, बाकी मानना नहीं है। ठीक है, हाँ मैंने क्या कहा, शैक्षणिक क्षेत्र में बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन है। शैक्षणिक क्षेत्र में महिलाएं भी 97.1, केवल 3 महिलाएं पीछे हैं पुरुषों से। ठीक है ना, तो यहां पर ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला एरिया है। ठीक है, फिर जिसके बाद में अगर साथियों हम राजनीतिक सशक्तिकरण की चर्चा करें, इसमें गिरावट आई है, 0.6 नंबर की गिरावट आई है। ध्यान रखना पहले ये था 14.7%, यानी मोटा मोटी हम यूं मान लेते हैं कि 86% महिलाएं पीछे थी। 14 मान लो इसको, मोटा मोटी 86% महिलाएं पीछे थी। अभी भाई साहब ये 13 हो गया, तो कितनी हो गई महिलाएं है 87 महिलाएं। तो इसमें गिरावट आई है। ठीक है ना, गिरावट इसीलिए आई है कि मंत्री पदों पर जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व था ना वो पहले 6.5% था, अभी वो घटकर कितना हो गया है 5.6%। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और संसद में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व था वो पहले 14.7% था, लेकिन वो घट गया है,
अभी 13.8% दर्ज किया गया है। हाँ, अगर हम और दूसरे समकक्ष देशों की चर्चा करें, दक्षिण एशिया की या एशिया के देशों की चर्चा करें, तो ध्यान रखना जो भूटान का स्थान है ना, वो भाई साहब 119 है। ठीक है, भूटान का स्थान कितना है? 119। वहीं नेपाल का है ना, वो कितना है? 125। और जो श्रीलंका का ये 148 में से है, और जो श्रीलंका का स्थान है वो कितना है? 130। और जो सबसे नीचे है ना, कौन हो सकता है प्रमोद? सबसे नीचे, सबसे नीचे है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में सबसे घटिया प्रदर्शन है। सबसे, जैसे कक्षा में मैंने क्या कहा, 148 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो पहले नंबर पर है वो इंटेलिजेंट है, जो सबसे लास्ट में है वो सबसे खराब प्रदर्शन वाला है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे खराब किसका है? पाकिस्तान। अब ऐसा नहीं है कि 148 में से 148 नंबर आ गए, इसको मिले 0 नंबर। कितने मिले हैं? 0 नंबर। 0 नंबर का मतलब क्या होता है? पूर्ण असमानता, है ना। भारत के तो लगभग 0.644 थे ना, तो ये पूर्ण असमानता है। पाकिस्तान का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। हाँ, बांग्लादेश का बहुत अच्छा है, 24वें स्थान पर पहुंच गए बांग्लादेश। ठीक है ना, अच्छी बात है। बांग्लादेश में वो, बांग्लादेश का ये जैन जी वगैरह आंदोलन वगैरह हुए थे ना, इसकी वजह से वो राजनीतिक सुधार हुआ है। ठीक है। हाँ, अगर हम टॉप की चर्चा करें तो ध्यान रखना, लगातार आइसलैंड, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे टॉप का है ना, सबसे टॉप पे जो देश निकल कर आता है वो निकल कर आता है आइसलैंड। और जो सबसे लास्ट में निकल कर आता है वो कौन निकल कर आता है? पाकिस्तान। आइसलैंड के बाद में जो दूसरा नंबर निकल कर आता है, वो दूसरा नंबर फिनलैंड का आता है, तीसरा नंबर नॉर्वे का आता है, चौथा नंबर यूनाइटेड किंगडम यूके का आता है, और पांचवा नंबर न्यूजीलैंड का आता है। ये देश है ना जो हर एक में ही आगे रहते हैं। ठीक है। हाँ, और अगर हम ओवरऑल चर्चा करें, जैसे साथियों मैंने अभी भारत की कहा, ठीक है ना, कि भारत में जो है ना, भारत में जो टोटल रहा है स्कोर वो 0.644 है। अगर हम ओवरऑल की चर्चा करते हैं तो याद रखें, जो ओवरऑल स्कोर है ना वैश्विक, वो है भाई साहब 68.8%। यानी अभी भी हम यूं कह सकते हैं कि लगभग 31.2%। यही हुआ ना, लगभग 31.2% महिलाएं पीछे हैं। ये वर्ल्ड वाइड है, अगर ओवरऑल आंकड़े पूछे गए तो। ठीक है ना। और भारत का क्या है? 0.644। ठीक है। हाँ, ये भी उसमें लिखा हुआ है कि ये जो है ना, पूर्ण समानता प्राप्त करने के लिए, यानी 1/1, पूरे एक नंबर लाने के लिए अगले 123 वर्ष लगेंगे। 123 वर्ष बाद ये जो है ना 68.8, ये आंकड़ा कितना हो जाएगा प्रमोद? 100% हो जाएगा। ये 100% लाने के लिए याद रखें कि कितने वर्ष लगेंगे? 123 वर्ष। ठीक है, आ गया समझ में। भूटान का जो स्थान था 119वां, नेपाल का स्थान है 125वां, श्रीलंका का 130वां, है ना, भारत से बेहतर ही है। फिर जिसके बाद में ये बांग्लादेश 24वां, फिर जिसके बाद में सबसे जो पहला स्थान निकल कर आता है वो आइसलैंड का निकल कर आता है। फिर जिसके बाद में, हाँ, लैंगिक अंतराल को कम करने के लिए भारत में कौन कौन सी योजनाएं काम करती हैं? ठीक है, एक तो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 में आया था, याद कर लेना। ठीक है, विधायिका में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करती है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम। मजबूती से दावेदारी करती है कि विधायिकाओं में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जिसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। एक विज्ञान ज्योति कार्यक्रम, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम जो विशेष रूप से स्टीम, ये स्टीम है ना प्रमोद, स्टीम की फुल फॉर्म जानता है?
साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो ये जो विशेष रूप से कार्यक्रम है ये वुमेन एम्पावरमेंट में काम करते हैं, इसीलिए 2024 के मुकाबले भारत की पोजीशन बढ़ी है, लेकिन वो स्थान है ना वो घटा है, ठीक है। हाँ, जैसे साथियों एक ये है, अगर हायर एजुकेशन में हम चर्चा करें ना, सकल नामांकन अनुपात 2017 और 18 में जो सकल नामांकन अनुपात था वो था 42.5, लेकिन ये बढ़कर 2023 में हो गया है 46.3%। ठीक है, ये 46.3% 2022-23 के लेटेस्ट आंकड़े हैं। बढ़ा है, स्थिति सुधरी है। अगर हम आर्थिक भागीदारी की चर्चा करें तो ध्यान रखना, महिला की जो श्रम भागीदारी थी ना 2017-18 में, वो केवल ही 23.3% थी, लेकिन अभी महिलाएं ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लग गई, ज़्यादा भागीदार हो गई किसी काम में, तो वो बढ़कर हो गई है 41.7%। यूँ कह सकते हैं कि पहले केवल ही 23 महिलाएं काम करते थे, अब 41 महिलाएं काम कर रही हैं। अब भाई ये तो हम जानते भी हैं कि काम ही नहीं करेंगे तो फ्री में तो कौन ही देगा, है ना। बाल बच्चों को पालती हैं जब पुरुष उनका पेट भरता है, फ्री में कोई नहीं भरता, ये चीज़ ध्यान रखना। प्लस मारते भी हैं, पीटते भी हैं। सभी पुरुष ऐसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, ठीक है, मैं दुष्टों की बात कर रहा हूँ। फिर जिसके बाद में, हाँ, ये जैसे स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम हो गए या महिला ई हार्ट जैसी योजनाएं हो गई, ये वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री जन धन योजना, आज 28 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के जनधन खाते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा, परिवार की महिला मुखिया को डायरेक्ट लाभ मिल पाएगा। जिसके बाद में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। हेल्थ के क्षेत्र में महिलाओं का सुधार कार्य किया है इन्होंने। सुधार कार्य इसलिए किया है कि पहले जो मातृ मृत्यु दर था ना 2013 और 15 में, वो 174 था, और अब ये घटकर कितना हो गया, 97 हो गया, ठीक है ना। मतलब इस फील्ड में सुधार हुआ है, ठीक है। फिर जिसके बाद में, हाँ, क्या चुनौतियां हैं, मतलब महिलाओं को आगे तो लाना चाह रहे हैं लेकिन कुछ दिक्कतें हैं। अब वो दिक्कतें क्या हैं, जैसे एक तो ये महिलाओं की भागीदारी, काम में जो महिलाओं की भागीदारी है ना, ये लगभग 41% है। ये आई थिंक 90% तो होनी चाहिए थी, ठीक है ना। मतलब 100 में से 40% या 40 महिलाएं, यूं समझ लो इसको, 41 को 40 मानो, 40 महिलाएं ऐसी हैं जो खुद कमाती है और खुद खाती है, बाकी जो रिमेनिंग 60% है ना, वो तो पुरुषों पर निर्भर है। तो इसलिए भी इसमें सुधार होना चाहिए। PLFS 2023-24 की रिपोर्ट कहती है, हाँ, अगर शिक्षा और साक्षरता में असमानता की चर्चा करें ना, तो याद रखें महिला साक्षरता लगभग 65%, जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, 65% थी। और वहीं पुरुषों में जो साक्षरता दर थी वो थी 82%। भाई साहब, मोटा मोटी 17% का अंतर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यानी 100 में से 65 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और 100 में से 82 पुरुष पढ़े लिखे हैं, 17 का अंतर है। ये अंतर मिटना चाहिए, मुटेगा तभी तो असमानता है जो दूर भागेगी, ठीक है ना। और ध्यान रखना, 15 से 18 वर्ष की आयु की लगभग 40% लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं, ये भी दिक्कत है। 23 मिलियन लड़कियां मासिक धर्म जैसी जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं ना, उनकी वजह से स्कूल को छोड़ देती है। अब भाई बच्ची आई आगे नहीं बढ़ेगी तो एम्पावरमेंट तो कैसे आएगा। जब छोटा पौधा है उसको ही हम पोषित और संरक्षित नहीं करेंगे तो वो बम्पर पैदावार कैसे देगा, ठीक है ना। ये भी दिक्कतें हैं। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो शिक्षा समानता सूचकांक है ना 2024 का, हालांकि ये सबसे बेस्ट है, 4 फील्ड में से सबसे अच्छा तो है ये सबसे टॉप में है, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना लड़कियां पीछे हैं, ठीक है। जैसे साथियों हम आर्थिक भागीदारी की चर्चा करें तो ये बहुत मज़ेदार बात है।
महिलाओं, आपका खून खोलना चाहिए ये पढ़ के और ये सुन के। महिलाएं प्रतिदिन लगभग 289 मिनट अवेतनी घरेलू कार्यों को बिताती है। अब आप देख लो, 289 मिनट, 289, ये मतलब एवरेज निकाला, टोटल एवरेज है। 289 मिनट का मतलब अपन मोटा मोटी 5 घंटे मान लेते हैं, है ना भाई। 300 मिनट में कितने हो गए? 5 घंटे। 5 घंटे महिलाएं ऐसी हैं एवरेज जो फ्री में काम करती हैं। चलो और तो उनका भोजन भोजन कपड़े वपड़े की व्यवस्था, बाकी 5 घंटे का उनको बेकारी करनी पड़ती है, बेगारी। ठीक है, पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक है, पुरुषों की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। और ध्यान रखें, उन्हें पुरुषों के औसतन वेतन का लगभग 73% ही प्राप्त होता है। जहां पुरुषों को 100% वेतन मिलता है ना, वहां महिलाओं को 73% ही मिलता है। ठीक है, तकनीकी क्षेत्रों में तो ये और भी कम है, केवल 60% ही है। ये भी एक दुविधा है। फिर जिसके बाद में, हाँ, ये आंकड़े आप याद करना। अवेतनी घरेलू कार्य की जो समय अवधि है वो 289 मिनट्स है, 289 मिनट। ठीक है, पुरुषों की तुलना में 3 गुना ज़्यादा महिलाएं बिना वेतन के काम करती हैं। औसत वेतन पुरुषों के मुकाबले 73% ही प्राप्त होता है, यानी 27% पीछे है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी के फील्ड में तो ये 40% पीछे है, केवल 60% ही मिल पाता है। जिसके बाद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 यूं कहता है कि महिलाओं के बिना वेतन वाले कार्य अनुमानित 22.7 लाख करोड़ था। भारतीय जीडीपी का 7.5%। अरे भाई प्रमोद, ये ज्ञान, ये समझ होनी चाहिए इस चीज की तुम्हें। महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदलना चाहिए। दृष्टिकोण यह है कि महिलाओं ने बिना वेतन के 22.7 लाख करोड़ का काम कर दिया दुष्टों, और तुम मारते हो पीटते हो महिलाओं को। भारतीय जीडीपी का 7.5% महिलाओं ने फ्री में काम कर दिया। अगर उस काम के लिए महिलाओं को पैसा मिलता ना, तो जीडीपी की बढ़ोतरी कितनी होती? 7.5% बढ़ोतरी होते हैं। और फिर ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। ठीक है, फिर भी दहेज, दहेज ले लो, है ना, मारो पीटो, डोमेस्टिक वायलेंस। ये उन गधों को बताओ ये आंकड़े जो यूं कहते हैं ना कि अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो लड़की के बाप को दहेज देना ही पड़ेगा। वो बताओ कि ये महिलाएं 22.7 लाख करोड़ यानी 7.5% जीडीपी के जितना ये फ्री में काम कर देती है। ठीक है, फिर जिसके बाद में कॉरपोरेट क्षेत्र की हम चर्चा करें तो कॉरपोरेट क्षेत्र में केवल 17% ही महिलाएं हैं औद्योगिक क्षेत्र में, और दूसरी जगह है महिलाएं केवल 20%। मतलब ध्यान रखना, ये महिलाएं पिछड़ने का कारण है जागरूकता में कमी, कमजोर वितरण, योजनाओं का अच्छे से लागू नहीं होना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की और भी ज़्यादा स्थिति है। ठीक है, संरक्षण का अभाव, ये सारे के सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से महिलाएं पीछे हैं, है ना। हाँ, ये ग्राफ से समझो आप, ये आज की क्लास का जो निचोड़ है ना, वो पूरा इस ग्राफ में है। निचोड़ ये है कि 2025 में जो भारत की रैंक थी वो रैंक थी 131। ठीक है, और 2024 में जो भारत की रैंक थी वो थी 129। ठीक है, जिसके बाद में 2025 में जो भारत का स्कोर था वो था 0.644, और 2024 में जो स्कोर था वो था 0.641। ठीक है, मैंने जैसा कि कहा कि जो 4 एरियाज हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उन पे काम करता है, जैसे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, फिर एजुकेशन, फिर हेल्थ हो गया, हेल्थ एंड सर्वाइवल, और जिसके बाद में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इसमें जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है ना वो एजुकेशन सेक्टर का है। एजुकेशन सेक्टर में अच्छा स्कोर है, मतलब 0.971। ठीक है, लगभग 3% महिलाएं ही पीछे हैं। जिसके बाद में हम
इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की चर्चा करें तो ध्यान रखना, हाँ उसके बाद में हेल्थ सेक्टर का आता है, ठीक है। हेल्थ सेक्टर का आता है 0.954, और फिर जिसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का 0.407, और जिसके बाद में फिर आता है पॉलिटिकल, सबसे घटिया पॉलिटिकल का है 0.24 स्कोर। ये एक में से है, ठीक है। आप 1000 में से भी मान लो, एक में से, समझ के लिए मैं 1000 बोल रहा हूं। और ध्यान रखना, ओवरऑल अगर हम चर्चा करें, ओवरऑल अगर हम चर्चा करें ना, तो जैसे आपसे यूं पूछ ले कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में ओवरऑल भारत का कौन सा स्थान था, 131वां था। वहीं अगर आपसे यूं पूछे कि केवल ही इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में भारत का स्कोर बताओ, सारे देशों की महिलाओं का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में भारत का स्थान है 144वां, ठीक है ना। वहीं अगर एजुकेशन में भारत का स्थान है 110वां, जिसके बाद में हेल्थ में भारत का स्थान है 143वां, और जिसके बाद में पॉलिटिकल, हाँ देखो ये अच्छी बात है, अच्छी बात यह है, भले ही हम भारत में सबसे लास्ट में पिछड़े हुए हैं राजनीति में, हम का मतलब महिलाएं पिछड़ी हुई है, लेकिन ओवरऑल इनकी पोजीशन अच्छी है महिलाओं की। 148 देशों में से इनका कौन सा स्थान है, 69वां स्थान है। अब देखो यहां पर भी मुद्दा यह है कि हम जैसे एजुकेशन सेक्टर में तो टॉप पे हैं भारत में 0.97 के साथ, लेकिन ओवरऑल हम पिछड़े हुए हैं। ओवरऑल हमारी पोजीशन है 110। उसका कारण ये है ना कि हमारे यहाँ अभी हार्वर्ड, कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटियों को पछाड़ के चीन का विश्वविद्यालय टॉप, चीन का विश्वविद्यालय नंबर 1 पे आ गया। हमारे वहाँ ऐसे नहीं है, ठीक है ना, संस्थानों की कमी है। ओवरऑल है ना, ये ओवरऑल आप देख लेना, ये 2024 का मामला है, ठीक है। तो इकोनॉमिक 0.407, एजुकेशन 0.97, हेल्थ 0.95, और जिसके बाद में पॉलिटिक्स 0.25। आ गया समझ में? ये लो साहब, आपकी लिंग असमानता वाली क्लास कंप्लीट हो जाती है। देखो इंपॉर्टेंट बात ये बताऊं, ये आंकड़े याद कर लेना, ठीक है। आंकड़े, आज की क्लास का मतलब ही आंकड़ा है, ठीक है। आज की जो हमारी क्लास है ना, उसमें जो असली खेल है वो आंकड़ों का ही है। जिसके बाद में भूटान की हमारे से अच्छी पोजीशन है भाई, भूटान का है 119वां स्थान, हमारा है 131वां। नेपाल का 125वां, हमसे अच्छा है। श्रीलंका 130वां, हमसे एक आगे है श्रीलंका, ठीक है ना। और जिसके बाद में हाँ, पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है। बांग्लादेश तो बहुत ही अच्छा है, इन सब से भी अच्छा है। आइसलैंड तो सबसे टॉप पे है। फिर ये लीजिए, ये 4 सेक्टर हैं, ये चारों सेक्टर आप याद करिएगा, ठीक है ना। ये लीजिए, मजा आया प्रमोद? अच्छी लगी क्लास? स्टेप, चरण होते हैं, प्रत्येक चीज के क्या होते हैं, चरण। अगर हमको चरणों का पता है ना, जैसे हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च का स्टेप, अब ये चीज़ें क्या हमारे यहाँ दिमाग में होनी चाहिए। अब इसको मैंने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, है ना। मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ आंखों पे जोर पड़ता है। 7-8 घंटे मैं कंप्यूटर पे बैठा रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, तभी तो मैं कैमरे के सामने बहुत कम देखता हूँ। आप देखते होंगे कि मेरी आंखों में एनर्जी उतनी नज़र नहीं आती, है ना, क्योंकि वो वर्षों से कैमरे की तरफ देख रहे हैं, तो वर्षों से देख रहे हैं तो वो प्रभाव पड़ता है, कभी आंखें नहीं खुलती है, ठीक है। अब इन आँखों का इलाज है आपके पास। आँखों में चमक तब आती है जब आप कहते हो कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, मैं पीजीटी बन गया, तो फिर चमक आ जाती है ना। अब आप देख लो, चमक लानी है या अंधा करना है, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ें, मेरी शुभकामना है। इस्माइल, हाँ सत्य है, तो अब आप देख लो, चमक लानी है, कंधा करना है, बाकी तो सक्सेस तो ही रहे हो, ठीक है। माँ शारदा मनोकामना पूर्ण करे। थैंक यू।